हेलो स्टूडेंट्स, इन चॉइस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जहां पर हम स्टोन एज का मीज़ोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। मध्य पाषाण काल क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। और मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है, या इसके लिए दूसरा शब्द भी यूज होता है, ब्रिज का। ब्रिज ब्रिज को हिंदी में क्या कहेंगे? सेतु। सेतु किसके बीच में? तो मीज़ोलिथिक एज एक सेतु के लिए काम करेगा, किसके बीच में? पूरा पाषाण काल के बीच में और नव मध्यकाल के बीच, नव पाषाण काल के बीच में, अर्थात हिमयुग से हिमयुग एवं कृष का प्रारंभ। तो हम देखेंगे कि मीसोलिथिक एज में ऐसे क्या चेंजेस आए कि हिमयुग, जहां पर मानव एक खानाबदोश जीवन जी रहा था, एकवान जीवन जी रहा था, और वो खाद्य संग्रह खाद्य संग्रह या भरण पोषण पर उसका जीवन आधारित था, शिकार के ऊपर उसका जीवन आधारित हुआ करता था। परंतु वहीं पर देखेंगे दूसरी तरफ कि नव पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव अब सिर्फ शिकार और खाद्य संग्रह के ऊपर ना डिपेंड रह करके कृषि करने लग गया। मानव जहाँ पर घुमंतु जीवन जीता था, वहीं पर नव पाषाण काल में मानव एक स्थायी जीवन जीने लग गया। तो इस तरीके क्या चेंजेस आए, और इसमें भूमिका एक संक्रमण काल की क्या भूमिका रही, या मध्य पाषाण काल की क्या भूमिका रही, और क्यों इसको हम संक्रमण काल कहते हैं। हम इस चैप्टर, इस क्लास में इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस आए मानव जीवन में, ऐसे 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 क्या क्या जलवायु परिवर्तन हुआ, ऐसा क्या जलवायु परिवर्तन हुआ, और भौगोलिक चेंजेस आए, और क्या तकनीक में से चेंजेस आए जिसने मानव के इतिहास को हिमयुग से निकाल करके एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर लेकर के गया। तो पहली चीज हम देखना शुरू करेंगे कि हमने पुरा पाषाण काल में जैसा पढ़ा था कि पुरा पाषाण काल मानव जीवन का हिमयुग का अंतिम दौर था, प्लीस्टोसीन एज का अंतिम दौर था, अर्थात हिमयुग का अंत हो जाएगा पुरा पाषाण काल के अंत होने तक ही। और मध्य पाषाण काल जब प्रारंभ होगा उस समय क्या होगा? होलोसीन एज या गर्म जलवायु वैश्विक स्तर पर देखी जाएगी, तो जिससे क्या होगा? विश्व लेवल पर या वैश्विक तापमान वैश्विक तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से क्या परिवर्तन ऐसे आने वाले हैं जो मानव के जीवन को परिवर्तित किया। तो पहला जो डेवलपमेंट हुआ वो हिमयुग का अंतिम दौर था, अर्थात हिमयुग अपने अंत की दौर अंत अपने अंत के पास आ चुका था, हिमयुग का अंत हो गया। दूसरा, अधिक आधुनिक मानव मतलब मॉडर्न मैन क्या है? उच्च पुरा पाषाण काल, जैसा हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में पढ़ा था कि आधुनिक मानव का आगमन हुआ, जिसको कहते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। इसकी क्या विशेषता थी? क्योंकि ये मानव का ब्रेन पूरी तरीके से विकसित था, इसलिए इसकी जो संज्ञानात्मक क्षमता थी वो अधिक थी। इसलिए मानव अब क्या समस्या समाधान कर सकता था और व्यवहारिक समन्वय स्थापित कर सकता था। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम इमर्ज होगी या कोई भी समस्या के सामने आएगी, तो क्या उसके लिए स्किल का डेवलपमेंट करेगा, स्किल या कुशलता उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। और व्यवहारिक समन्वय मतलब कि अब मानव इंटरेक्शन करने लग गया एक दूसरे के साथ में, इंटरेक्शन। दूसरी बात हो गई कि मानो अभी तक जो एकांत जीवन जीता था, अब क्या ग्रुप में रहना प्रारंभ कर दिया। तो ग्रुप में रहना प्रारंभ पहले क्यों नहीं ग्रुप में रह पा रहा था? क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी नहीं था। लेकिन यहाँ से क्या मानव एक सामाजिक प्राणी की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब मानव क्या है? एक दूसरे का समन्वय, कोऑर्डिनेशन करने लग गया। इसलिए क्या ग्रुप जैसा व्यवहार करना मानव ने प्रारंभ करेगा का उच्च पुरा पाषाण काल के अंतिम दौर से, और हम इसका डेवलपमेंट देखेंगे मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहली चीज क्या हुई? हम एक चीज पर फोकस करेंगे कि हिमयुग का अंत हुआ। हिमयुग का अंत हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई। जब वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो सबसे पहली चीज ये हुई कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से जो बड़े जानवर थे जैसे मेहमत, वूली, राइनो, इनका क्या हो गया? ये विलुप्त हो गए, इंस्टिंक्ट हो गए। इनके स्थान पर क्या हुआ? छोटे पशु, पक्षी और मछलियों की संख्या में वृद्धि हुई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए सिंपल सा एक लॉजिक है कि जो पोल्स होंगे या ध्रुवीय प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर छोटे जानवर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो शरीर का आकार है और उनका जो पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल उनके शरीर से आकार से अधिक हो जाता है, और उनकी ऊर्जा की हानि अधिक होती है। इसलिए छोटे पक्षी या जानवर
शीत प्रदेशों में या बर्फ वाले प्रदेशों में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और वहां पर कौन से पक्षी जानवर सर्वाइव करते हैं? बेसिक पक्षी नहीं जानवर, बड़े जानवर। लेकिन जैसे ही हिमयुग का अंत हुआ तो ये बड़े जानवर क्या अब विलुप्त होना प्रारंभ हो गए। इसकी जगह पे क्या आ गए? छोटे जानवर, पक्षियों की संख्या में वृद्धि हो गई। पहली चीज तो ये हुई। तो छोटे पशु पक्षियों में मछली अब क्या है? धरातल पर हमको दिखना शुरू हुए। अब इनको पकड़ने के लिए या इनको कैच करने, इनका शिकार करने के लिए क्या है? अधिक कुशलता चाहिए, दूसरा अधिक दक्षता की आवश्यकता हुई। तो ये एक समस्या सामने आई मानव के सामने। दूसरी चीज ये हुई कि इसी समय गर्म जलवायु होने से मानव का जीवन, क्योंकि मानव तो ऑलरेडी क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस, आधुनिक मानव जो का आगमन हो चुका है। साथ ही साथ में गर्म जलवायु होने से मानव का जीवन क्या हुआ? ज्यादा आसान हुआ, जिससे क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो मानव की जो आवश्यकताएं हैं, कौन सी आवश्यकताएं? मेन मानव की आवश्यकता उस समय क्या थी? खाद्य आवश्यकताएं। तो जो फूड की रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फूड की रिक्वायरमेंट या खाद्य की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो अब देखिए, एक तरफ क्या है कि बड़े जानवर समाप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, तो यहाँ से फूड की समस्या आ गई। तो फूड की जो सप्लाई है या आपूर्ति है वो कम हो गई। दूसरी चीज डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर एक तरफ डिमांड की में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रही है? सप्लाई में कमी हो रही है। अब ये जो गैप डेवलप हो रहा है या ये जो अंतराल है, ये इसको कैसे भरेगा मानव? तो पहली चीज हो कि मानव को अधिक कुशलता और दक्षता वाली तकनीकें सीखनी होंगी, ताकि मानव और कुशलता और दक्षता के साथ में छोटे पक्षियों और मछली का शिकार कर सके। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो अब मानव खाद्य संग्रहण और शिकार की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा समय बिता नहीं सकता है। उसको क्या एक नई खाद्य आपूर्ति श्रृंखला ढूंढनी होगी। तो उसकी पूर्ति के लिए क्या है? एक नई इकोनॉमी इमर्ज होगी। तो हम पहले देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? मानव की उत्तरजीविता, मानव के सर्वाइवल का समस्या आएगी यहाँ पर। मतलब उत्तरजीविता का संकट सामने इमर्ज होगा मानव के। और इस उत्तरजीविता के संकट के निपटने के लिए मानव ने क्या किया? कुछ नए इन्वेंशंस किए। जैसा कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो सर्वाइवल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। ह्यूमंस के लिए क्या? हर एक स्पीसीज के लिए, हर एक जानवर, हर एक चीज के लिए। तो उत्तरजीविता के संकट के निपटने के लिए मानव ने क्या है? कुछ नई रणनीतियां, नई तकनीक और नए टूल्स बनाए। साथ ही साथ में मानव क्या है? आधुनिक मानव आ चुका है और अब क्या वो समस्याओं के समाधान और व्यवहारिक समन्वय करने लग गया। और उसने इसके समाधान के लिए तीसरी चीज क्या इमर्ज की? एक नई अर्थव्यवस्था को डेवलप किया। तो हम देखेंगे किस तरीके से इमर्ज हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं टूल्स, मतलब उपकरण। उपकरण एवं तकनीक। क्या तकनीक में उपकरण में परिवर्तन आए? तो पहला हमारा टॉपिक यहीं से प्रारंभ होगा, उपकरण और तकनीक में परिवर्तन। तो पहली चीज, सबसे पहला जो काम किया, अब मानो अच्छी क्वालिटी के, जैसे चर्ट, तो क्या होगा? चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे अच्छी क्वालिटी के क्वार्ट्ज का प्रारंभ इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। ये क्या होंगे? ज्यादा मजबूत होंगे, ये टूटेंगे आसानी से नहीं, और ये इनकी जो दक्षता होगी ज्यादा अच्छी होगी। दूसरी चीज क्या है कि एक तो ये हुआ कि तकनीक में जो हम क्वार्ट्स पहले मानो यूज करता था, उसकी जगह पर क्या हो गया? अब चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे क्वार्ट्स यूज करने लग गया। पहला जो चेंज आया वो ये आया। दूसरी चीज, उपकरण, उपकरण क्या हुए? अब और अधिक विशेषीकृत हुए। और साथ ही साथ में क्या हुआ इनके साथ में, उपकरणों के साथ में, कि अब ये उपकरण और अधिक परिष्कृत, मतलब पॉलिश्ड हुए, छोटे होते गए और विशेषीकृत हो गए। मतलब एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक पर्टिकुलर उपकरण का इस्तेमाल होगा। तो इन उपकरणों को बेसिकली, ये जो सूक्ष्म उपकरण, नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई,
या नई टेक्निक इमर्ज हुई, इसको क्या बोला गया? माइक्रोलिथ। तो इन उपकरणों का नाम ही कहा जाएगा माइक्रोलिथ। अब हम देखेंगे माइक्रोलिथ क्या होते हैं। माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। इनका साइज कितना होगा? 1 से लेकर के जनरली 3 और कभी कभी 1 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक। तो इनके साइज में क्या हो गई? बहुत अधिक कमी आ गई। पहले है क्या साइज बड़ा होता था, तो अब क्या हो गया? 1 से 3 सेंटीमीटर जनरली मिलते थे और कहीं कहीं पर 1 से 5 सेंटीमीटर तक के उपकरण। इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया है? माइक्रोलिथ। दूसरे ये किस तरीके के उपकरण थे? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मतलब हो गया ज्यामिति। आकार क्या था इनका? लूनेट। लूनेट का मतलब होगा अर्धचंद्राकार। इसको बोलते हैं ट्रेपीज और ट्राइंगल। त्रिकोणी। तो अब पहली चीज तो माइक्रोलिथिक कहा गया क्योंकि ये बहुत ही छोटे थे और परिष्कृत थे, और ये क्या विशेषीकृत औजार या हथियार थे। ठीक है, माइक्रोलिथिक को इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत छोटे उपकरण हुआ करते थे। दूसरा ज्योमेट्रिक तकनीक पर ज्योमेट्री इनसे प्रभावित थे, तो इसमें लूनियर मतलब अर्धचंद्राकार हो गए। दूसरे चतुर्भुजाकार मतलब ट्रेपीज टाइप के, और तीसरे ट्राइंगल त्रिकोणी। तो आप देखेंगे कि अब क्या है इनका जो इनका आकार हुआ क्या हो गया? ज्योमेट्रिक हो गया। अब एक क्या प्रॉपर एक शेप में बन करके आने लग गए। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये माइक्रोलिथ हैं, तो इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? संयुक्त उपकरण। संयुक्त उपकरण। संयुक्त उपकरण का क्या मतलब होगा यहाँ पर? कंपोजिट। तो कई उपकरणों को मिला करके, छोटे छोटे उपकरणों को 2 से 3 छोटे छोटे उपकरण मिला लिए जैसे, और उससे एक उपकरण बनाया, उसको क्या बोला गया? संयुक्त उपकरण। जैसे मान लीजिए कि एक ये ऊपर लूनियर टाइप का या अर्धचंद्र ये ट्रायंगल टाइप का क्या पत्थर है, इसको क्या तीर में लगा दिया। अब ये तीर में लग गया तो क्या इससे ये लोग शिकार कर सकते थे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये तीर बनाया और इसमें ऊपर पत्थर लोहे का लगा दिया, नीचे लकड़ी ले लिया, हड्डी ले लिया, जो भी चीज़ है उसमें लगाया, और यहाँ पर इससे अब ये शिकार चिड़ियों का कर सकते थे। अब ये चिड़ियों का शिकार कैसे आसानी से कर सकते थे? इससे क्या हुआ? आसानी हुई शिकार करने में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हुई? अब हर एक औजार में क्या हो गया? विशेषीकरण आ गया। तो हर एक औजार का या हर एक हथियार उपकरण का कार्य क्या? विशेषीकृत हो गया कि भाई तीर से इसका शिकार करेंगे, मछली के कांटे से उसका शिकार करेंगे, और जो उन्होंने हंसिया बनाया है उससे एक पर्टिकुलर दूसरे जानवरों का शिकार किया जाएगा। तो ये क्या हर एक उपकरण हर एक शिकार के लिए स्पेसिफाइड हो गया, और क्या है कि इससे क्या होगा? उनका विशेषीकरण और उनकी क्राफ्टमैनशिप दिखती है कब? मेसोलिथिक एज में। तो हमको दूसरी चीज दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी? संयुक्त उपकरण। साथ ही साथ में जो तीसरी खोज की इन्होंने कि इस समय बाण, भाले, तीर, कमान तकनीक का भी आविष्कार हुआ। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि मानव को इस समय कौन सी तकनीक का ज्ञान हुआ? हमको यहाँ पर ये समझ में आएगा, इससे मानव को इस समय प्रक्षेप, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्टाइल, अर्थात मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल तकनीक का मतलब यहाँ पर सिंपल ये है कि अब मानव को किसी भी हथियार को पकड़ कर मारने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, किसी भी हथियार को यहाँ से
प्रक्षेप कर दिया या यहाँ से फेंका और क्या उसने आगे जाकर शिकार कर लिया। तो प्रक्षेप का ज्ञान हुआ या प्रक्षेप या मिसाइल तकनीक का विकास हुआ। वे तीर और भाले और बाण का तीर कमान भालों का प्रयोग क्या प्रक्षेप में ही होगा। साथ ही साथ में क्या हो गया कि अब मान इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा कि जो तेज गति से चलने वाले जानवर थे, और एक तीसरी जो चीज हुई क्या हुई, आग का आविष्कार। तो मानव ने आग कब आविष्कार किया, मेसोलिथिक एज में। तो आग एक बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण परिवर्तन है मानव के जीवन में। तो मध्यकाल में मध्यपाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार किया। इसका प्रभाव मानव के जीवन पर अत्यधिक पड़ा। पहली बात, प्रभाव, शिकार करना आसान हुआ। दक्षता मतलब एफिशिएंसी। तीसरा पॉइंट, तो बेसिक बात यहाँ पर यह है कि अगर हम देखेंगे तो आपको जब देखें कि मानव के सामने उत्तरजीविका का संकट आया तो मानव ने सबसे पहला जो चेंज किया कहाँ पे किया, मानव के उपकरण और तकनीकी ने में चेंज हुआ। तो पहली जो डेवलपमेंट हम देखेंगे अपने ये सर्वाइवल के संकट से निपटने के लिए, तो मानव की तकनीक और उपकरण में चेंजेस आया। क्या चेंजेस थे, पहला अच्छी क्वालिटी के क्वार्ट्ज यूज करना प्रारंभ किए। दूसरा, उपकरण अधिक परिष्कृत, छोटे और विशेषीकृत हुए। और इन उपकरणों को, जो छोटे उपकरण थे, इनको क्या बोला गया, माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जिनका आकार 1 से 3 या 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच होता था। अब इनका क्या एक डेफिनेट पैटर्न होता था, डेफिनेट साइज या आकार के होते थे, जिनको इसीलिए इनको क्या बोला गया, ज्योमेट्रिक आकार के या ज्योमेट्रिक आकार के उपकरण, जिसमें लूनेट अर्धचंद्राकार, चतुर्भुजाकार मतलब ट्रेपीज, और ट्रायंगल मतलब त्रिकोणी हो गए। इसके साथ ही साथ में क्या हो गया कि विशेषीकरण के क्रम में अब संयुक्त उपकरण बनना प्रारंभ हुए, क्योंकि कई उपकरणों को मिलाकर एक उपकरण बनना था, जिसमें 2 से 3 उपकरण करते थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये ऊपर हमने क्या ले लिया, एक त्रिकोण ले लिया, त्रिकोण पत्थर का, और इसको क्या नीचे हमने एक लकड़ी से या किसी हड्डी से बांध दिया, चिपका दिया, और अब ये आसानी से, और ये क्या विशेषीकरण हो गया इनका। अब हम इस तीर का इस्तेमाल क्या चिड़िया मारने में कर सकते हैं, तेज गति से भागने वाले जानवरों पर कर सकते हैं। तो हमको इससे समझाया कि संयुक्त उपकरण और ये माइक्रोलिथ के मिलाने से क्या हुआ, ऐसे उपकरण बनाए गए जिससे विशेषीकृत उपकरण बनकर के सामने आए। अब इससे क्या आसानी हुई शिकार पकड़ने में, मानव तीव्र गति से भागते हुए शिकारों को पकड़ सकता था। साथ ही साथ हर एक पर्टिकुलर एक उपकरण का या औजार का काम जो है एक पर्टिकुलर शिकार के लिए या पर्टिकुलर काम के लिए होने लग गया। साथ ही साथ अब बाण, भाले, तीर कमान तकनीक का आविष्कार मानव ने इसी समय किया।
ठीक। और इससे हमको ये समझ में आता है कि मानव ने इसमें प्रक्षेप की टेक्नोलॉजी या मिसाइल तकनीक का भी विकास किया, जिससे मानव का जीवन और आसान हुआ। साथ ही साथ तीव्र गति वाले जानवरों, पक्षियों का शिकार उसके लिए आसान हुआ। और इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा जो मेसोलिथिक एज में होगा, क्या? आविष्कार किसका? आग का आविष्कार। फायर मानव ने मध्य पाषाण काल में खोजा। तो आग का आविष्कार ही क्या है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसके बीच में? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में। अब इसका प्रभाव अगर हम देखें मानव जीवन पर, तो पहली बात तो ये कि मानव का जीवन आसान हुआ, तो मानव का अब शिकार करना आसान हुआ। शिकार जहां पर पहले बड़े जानवरों को करते थे, अब क्या है, मानव का शिकार अधिक दक्षतापूर्ण हो गया, क्योंकि अब कम समय में ज्यादा जानवरों का शिकार और ज्यादा भागने वाले तेज जानवरों का शिकार कर सकता था मानव। तीसरा, मानव और समस्या को कौशल, मतलब अब मानव क्या है, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देगा। साथ ही साथ क्या है, मानव इंटेलिजेंस करेगा और साथ ही साथ में ग्रुप, समूह शिकार भी आपको दिखाई देगा, समूह में शिकार। तो मानो क्या, अब ग्रुप में या इंटरेक्शन करने लगे, कोऑपरेशन के थ्रू मानो सर्वाइव करने मानव ने प्रारंभ कर दिया। चौथा, आग की खोज की, तो मानो क्या, अब ठंडे प्रदेश, जो पहले ठंडे प्रदेशों में रहना मानव के लिए ज्यादा मुश्किल टफ जॉब हुआ करती थी, अब क्या है, वो ठंडे प्रदेशों में आसानी से रह सकता था। और लास्ट पॉइंट है, मानव कच्चा भोजन ग्रहण करना छोड़ करके अब भुना भोजन या पक्का भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया। ये तो एक डेवलपमेंट होगा हमको, ये जो मानव की सर्वाइवल की समस्या आएगी, उत्तर जीविता का संकट, इससे निपटने के लिए। दूसरा, मानव ने क्या इस्तेमाल किया कि मानव की जो अर्थव्यवस्था पूरा पाषाण काल में थी, पूरा पाषाण काल में मानव की अर्थव्यवस्था क्या थी? शिकार एवं खाद्य संग्रहण। लेकिन ये क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या का सर्वाइवल इस नहीं था। तो पूरा पाषाण काल का अर्थव्यवस्था है वो क्या है? क्या? शिकार और खाद्य संग्रहण। लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या, मानव ने शिकार तो सीख लिया, मानव की टेक्नोलॉजी में, उपकरण में तो तेजी परिवर्तन आया, मानव की तकनीक में तो परिवर्तन आया, परंतु अब क्या, जनसंख्या, मौसम फेवरेबल होने की वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ी। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो ये जो शिकार और खाद्य संग्राहक इकोनॉमी थी, ये इस अवस्था में नहीं थी कि मानव की खाद्य आवश्यकताओं या सर्वाइवल को की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। इसीलिए मानव ने यहाँ पर क्या किया, नई रणनीति खोजी। तो ये नई रणनीति क्या होगी? जो अभी तक पशु क्या था, जो पशु से मानव क्या करता था, लड़ता था, इसने यहां पर क्या किया, इसको छोड़ करके अपना दोस्त बनाया। तो अब क्या हो गया, पशु प्लस मानव, पशु मानव का दोस्त बना। तो इसे क्या कहेंगे, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन आप समझ रहे हैं? डोमेस्टिकेशन का मतलब होगा पालतू। तो पहला जो जानवर पालतू किया मानव ने, कौन सा था? कुत्ता, कुत्ता या डॉग। तो सबसे पहला जो जानवर मानव ने पालतू बनाया उसको क्या बोलेंगे, कुत्ता। कब बनाया था? करीब 10,000 BC के आसपास। क्लियर? उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मानव ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वो था कुत्ता। तो मानव ने अब क्या, जानवरों से लड़ना छोड़ करके जानवरों को क्या, अपना दोस्त बनाया। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। भारत में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले पशु के जो साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ पर मिला है, और कुत्ते का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो इसके लिए जगह रहेगी आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मानव ने अपने विकास की अवस्था में सबसे पहला जिस जानवर को या जिस एनिमल को, पशु को अपना
पालतू बनाया या अपना दोस्त बनाया, वो कौन सा था? कुत्ता था। कब? 10,000 BC के आसपास। कौन सी जगह से इसके साक्ष्य मिलते हैं? आदमगढ़। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्लियर? इसके बाद में मानव ने और दूसरी जानवरों का डोमेस्टिकेशन किया, जिनको क्या बोलेंगे? शीप, गोट, आगे चल करके शीप हो जाएगी आपकी भेड़, गोट हो जाएगी आपकी बकरी, और कैटल मतलब गाय और ये वाले पशु। तो जब मानव ने इसके थ्रू मानव को क्या मिल सकता था? इसके थ्रू मानव को दूध और मांस मिल जाएगा प्रारंभ में। तो हम मेसोलिथिक एज में क्या दूध और मांस इनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। साथ ही साथ में दूसरी चीज के साथ में क्या मिल सकती थी? ऊल वगैरह मिल सकता था, परंतु क्या वूल अभी मानो इस्तेमाल करना नहीं सीखेगा। तो ये क्या नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक एज में इसका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ से जो नई इकोनॉमी इमर्ज हुई, डेवलप हुई, उसको क्या कहा जाएगा? पशुपालन अर्थव्यवस्था, पेस्टोरल इकोनॉमी। तो पशुपालन अर्थव्यवस्था इस समय इमर्ज हुई। तो पशुपालन अर्थव्यवस्था ने मानव के सर्वाइवल को उस समय क्या है? आधार दिया। तो पहली चीज जो मानव ने अपने सर्वाइवल के लिए की, वो तकनीक में और उपकरणों में चेंजेस लेकर आया, वो हमने आपको पूरा बताया है। दूसरा, पूरा पाषाण काल की जो अर्थव्यवस्था थी किस पर डिपेंडेंट थी? शिकार और खाद्य संग्रहण पर। इसलिए मानव इस समय जनसंख्या इसलिए बहुत तेजी से बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि अब मानव के लिए जीवन आसान हुआ, इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ी। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो मानव की जो खाद्य आवश्यकता थी उनकी पूर्ति संभव नहीं थी। किसके किसके थ्रू? खाद्य संग्रहण और शिकार के थ्रू, या पूरा पाषाणकालीन अर्थव्यवस्था के थ्रू। इसलिए मानव ने क्या? अब नई रणनीति सोची। तो नई रणनीति में क्या है? मानव ने पशु से लड़ना छोड़कर उसको अपना दोस्त बनाया। इसी क्रम में मानव ने क्या? पशुपालन या जानवरों को पालतू बनाया। सबसे पहला जो जानवर पालतू बनाया उसको क्या था? कुत्ता था। सबसे पहले इसके आपको इसके एविडेंस कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़ में मिलते हैं। इसके बाद में मानव ने क्या है? शीप, गोट, कैटल और भेड़ बकरी। तो इससे क्या? दूध और मांस मिलेगा। तो इससे जो इकोनॉमी इमर्ज होकर के आई, उसको क्या बोला जाएगा? पशुपालन अर्थव्यवस्था या पेस्टोरल इकोनॉमी। ठीक है ना? इसके भी एग्जाम्पल हम देखें कहाँ मिले? बेसिकली बागौर से मिले हैं। शीप और गोट के पालन के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है। पशुपालन अर्थव्यवस्था आने के पीछे क्या है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो रीजन यही है कि मानव की आवश्यकता थी, इसलिए मानव ने क्या है? पशुओं को अपना जानवर बनाया, पशुओं को अपना पालतू बनाया। परंतु गर्म गर्म जलवायु के कारण क्या हुआ? जैसा हमने आपको बताया था, बर्फ पिघली, जिससे मैदान साफ होंगे। जब मैदान साफ होंगे तो क्या बनेगा? मैदानों में घास उगेगी, तो घास के मैदान इमर्ज हुए। और जब घास के मैदान होंगे तो इसमें क्या होंगे? ग्रेजिंग एक्टिविटी, पशुचारण, ग्रेजिंग एक्टिविटी या पशुचारण। तो इस अर्थव्यवस्था के इमरजेंस होने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जलवायु परिवर्तन, या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन ने ऐसी परिस्थितियां मानव के सामने खड़ी की और ऐसे अपॉर्चुनिटीज मानव को दी, जिससे क्या मानव एक अवस्था से निकल करके या एक स्टेज से निकल के मानव अपनी नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गया। कैसे पहुंचा? कि भाई जब ठंडी जलवायु थी और जब गर्म जलवायु आई, तो उसके कारण मानव का जीवन आसान हुआ, मानव की जनसंख्या में वृद्धि हुई। एक तो डेवलपमेंट ये हुआ। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि गर्म जलवायु आने से बड़े आकार के जानवर में कमी आने लग गई और छोटे आकार के जानवर जो है बहुतायत में मिलने लग गए। इसलिए मानव को अपनी तकनीक चेंज करनी पड़ी। जब तकनीक चेंज की तो क्यों करनी पड़ी? क्योंकि छोटे जानवरों का शिकार उनको करना जरूरी था। अगर नहीं करते तो सर्वाइव नहीं कर पाते। उसके लिए उनके पास गति होनी चाहिए थी, दक्षता होनी चाहिए थी और ऐसी तकनीक होनी चाहिए थी जो उनको शिकार करके दे सके। इसीलिए उन्होंने क्या? माइक्रोलिथ का यूज करना प्रारंभ किया और बाण, धनुष, तीर, कमान जैसी तकनीक या प्रक्षेपण तकनीक का उन्होंने आविष्कार किया। साथ ही साथ में क्या? गर्म जलवायु के कारण घास के मैदान डेवलप हुए और इससे कारण कौन सी? पशुपालन अर्थव्यवस्था इमर्ज हुई। अब मानो क्या? पशुपालन अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड होना प्रारंभ हुआ पहली बार। अब पशुपालन जब होगा तो आप एक बात बताइए कि मानव को पशुपालन करने के लिए कहीं पर कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। पहले मानव कैसा है? घुमंतु जीवन जी रहा है, एकांत जीवन जी रहा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है और मानव कैसा? अकेला या मोस्टली एक या दो लोग या तीन लोग, चार लोग के ग्रुप में रह रहा है। अब क्या है कि जनसंख्या बढ़ी है तो मानव की लाइफ क्या है? कम्युनिटी लाइफ प्रारंभ होगी,
क्योंकि मानव अब क्या है, साथ में शिकार करना प्रारंभ करेगा, मानव क्या है, एक कम्युनिटी में रहना प्रारंभ करेगा और मानव की आवश्यकताएं बड़ी हो जाएंगी। और साथ ही साथ जब पशुपालन करना प्रारंभ करेगा तो मानव अब घुमंतु नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मानव को कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। तो मानव यहां पर पहली बार क्या करेगा, स्थायी जीवन या स्थायी आवास, हालांकि ये पूरी तरह स्थायी नहीं थे, इसको क्या बोलेंगे, अर्ध स्थायी बोल सकते हैं। तो पहली बार मानो यहाँ पर अर्ध स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। तो मानव का जो जीवन है वो कैसा हो गया, अर्ध स्थायी, सेमी परमानेंट, सेमी सेडेंटरी लाइफ, सेमी सेडेंटरी। तो मानव ने अपने जीवन में पहली बार क्या बनाया, अब अगर कहीं पर एक जगह रहेगा तो मानव, क्योंकि अब मानव घास के मैदानों में भी आना है, मानव को एक जगह पे सर्वाइव भी करना है, और मानव ने क्या है कि अब कृत्रिम जगह पर रह भी एक जगह नहीं सकता, तो मानव ने यहाँ पर क्या पहली बार कृत्रिम आवास का निर्माण किया, कृत्रिम आवास, आर्टिफिशियल हैबिटेशन। तो कृत्रिम आवास, तो मानव ने जो पहला कृत्रिम आवास बनाया वो क्या बनाया, झोपड़ी बनाई। क्योंकि मानव अभी भी क्या है, पशुचारण के ऊपर डिपेंड है, और पशुचारण, पशु के एग्जाम्पल भी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, पशुपालन के कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे इक्का दुक्का, और खेती का भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, खेती का भी प्रारंभ हुआ नहीं है मानव के जीवन में। तो आपको यहाँ पर जो आवास बनाएगा, मानव कुछ समय के लिए रुकेगा तो क्या बनाएगा, कोई बहुत बड़ा घर नहीं बनाएगा, इससे पहले क्या बनाएगा, झोपड़ी। तो मानव ने जो पहला कृत्रिम आवास बनाया वो क्या बनाया, झोपड़ी। पहली झोपड़ी का जो एग्जाम्पल मिलेगा क्या मिलेगा, चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौपानी मांडो, इलाहाबाद में, यहां पर आपको सबसे पहला एग्जाम्पल मिलेगा प्राचीनतम झोपड़ी का साक्ष्य। ये कैसी होगी, राउंड हट होगी, गोल, या मधुमक्खी के आकार की होगी, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मानव पहली बार सेडेंटरी लाइफ में प्रवेश कर रहा है, मानव अभी तक क्या है, घुमंतु जीवन जी रहा है, अभी तक मानव की लाइफ क्या एकांत जीवन में चल रही है, और मानव पहली बार जब जो है जब पशुपालन प्रारंभ किया तो मानव की लाइफ में चेंज आया कि अब मानव को कुछ समय के लिए एक जगह रुकना पड़ेगा, इसलिए मानव ने सबसे पहले जीवन में क्या कृत्रिम आवास या आर्टिफिशियल हैबिटेशन का विकास किया, और इसमें क्या इसी क्रम में उसने झोपड़ी बनाई, जिसका पहला एग्जाम्पल हमको कहाँ मिलेगा, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे के टॉपिक पर। मध्य पाषाण काल में आधुनिक मानव विकसित करना प्रारंभ करेगा। आधुनिक मानव के अंदर क्या क्वालिटीज होंगी, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता अधिक होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसके अंदर अंतर कौशल स्किल या इंटरेक्शन की शक्ति या सहयोग करने की क्षमता अधिक होगी, कुशलता या कौशल सीखने की शक्ति अधिक होगी। क्लियर। तो इस समय मानव अब छोटे एकांत जीवन में ना रह करके समूह में रहना प्रारंभ करेगा। समूह में रहना प्रारंभ करेगा। इसके हमको कुछ डेवलपमेंट्स या प्रभाव दिखाई देंगे। जैसे इसका सबसे पहला जो प्रभाव हमको दिखाई देगा वही दिखाई देगा कि मानव के समय इसमें दफनाने की प्रथा इमर्ज हुई इस समय। इससे हमको क्या पता चलता है
कि पहली बार शवाधान मानव के इतिहास में कब प्रारंभ हुआ? मेसोलिथिक एज में। और शवाधान में शेल और बोन, शेल को क्या बोलेंगे? सीप, और बोन मतलब हड्डी, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण। तो मानव शवाधान के दौरान सीप, हड्डी और आभूषण को क्या है? साथ में दफनाना शुरू किया। इसका क्या मतलब निकलता है? इसके दो मतलब निकलते हैं। पहली चीज सामाजिक पहचान, मानव की क्या है? स्थिति, सॉरी, तो सामाजिक स्थिरीकरण आपको दिखना यहाँ से, या सामाजिक विभेद के लक्षण आपको पहले दिखना प्रारंभ होंगे। तो यहाँ पर क्या सामाजिक परिस्थिति का घोतक हो गया, सामाजिक पहचान हो गई। जितना बड़ा इंसान उसके पास उतने बेहतर साधन उसके साथ में दफनाए जाना प्रारंभ हुए। तो पहली बार, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई सामाजिक स्थिरीकरण आपको दिखाई देगा, बस क्या प्रारंभिक अवस्था है। दूसरी के बाद दूसरी चीज क्या है? ये सोच दिखाई देती है कि मानव मरने के बाद उसका एक और जीवन होगा, इसका प्रमाण। तो इसका मतलब क्या है? धार्मिक विश्वास या मान्यताओं का तो मानव ने दफनाने की प्रथा कब प्रारंभ की? मेसोलिथिक एज में। पहली बार शवाधान में क्या है? मेसोलिथिक एज में जो शवाधान हुए उसमें शेल, बोन के ऑर्नामेंट्स या सीप या हड्डी के आभूषण मिलना शुरू हुए, जिससे क्या पता चलता है कि सामाजिक पहचान, कोई भी इंसान जो होगा उसकी कोई सामाजिक परिस्थिति का घोतक होने लग गया। दूसरी चीज साथ ही में क्या हुई कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होने का प्रमाण, या उनको ऐसा मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन हो सकता है। तो जो क्या दिखलाता है हमको? उस समय की धार्मिक विश्वास और मान्यताओं के बारे में हमको संज्ञान या ज्ञान देता है, या हमको उसकी बारे में जानकारी देता है। दूसरी चीज आभूषण, और क्या बताएंगे? उस समय का फैशन, मान्यताएं क्या थी? तो उस समय लोग फैशन में किस तरीके का, मानव फैशन किस तरीके का करता था, या क्या फैशन क्यों इस तरीके का था? तो उस समय यही चीजें डेवलप हुई थी। तो हमको उस इन ऑर्नामेंट से, आभूषण से उस समय की फैशन और मान्यताओं के बारे में भी पता चलता है। साथ ही साथ मानव के आप समूह में रहना प्रारंभ किया, तो इसलिए क्या साथ में पका हुआ खाना भी प्रारंभ इसी में समय किया, क्योंकि मानव क्या इस समय आग की खोज कर चुका था। ठीक है, तो हमको कई जगहों से एक साक्ष्य और मिलेगा, क्या? चूल्हे का साक्ष्य। तो चूल्हे के साक्ष्य आपको सबसे पहले कहाँ मिलेंगे? मेसोलिथिक एज में, क्योंकि आग के प्रमाण आपको कहाँ मिल रहे हैं? मेसोलिथिक एज में। तो चूल्हे का साक्ष्य भी इसी समय मिलेगा। दूसरी चीज हम देखेंगे कि मेसोलिथिक समय में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इनकी चित्रकला। चित्रकला को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हमारी स्टोन एज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद चित्रकला। तो हम सिर्फ एक भीमबेटका के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो भीमबेटका में करीब 750 शैलाश्रय हैं, जिसमें से करीब 500 जो पेंटिंग्स हैं वो स्टोन एज से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर कहाँ की हैं? मध्य पाषाण काल की। ज्यादातर, सारी तो नहीं होंगी, क्योंकि उच्च पुरा पाषाण काल में क्या पेंटिंग होना प्रारंभ होगी। तो ज्यादातर मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। कुछ क्या होंगी आगे की स्टेजेस के भी हैं, नियोलिथिक की और मोस्टली चैल्कोलिथिक एज की। तो सबसे ज्यादा हमको कहाँ की मिलेंगी? मध्य पाषाण काल। इसमें इस चित्रकला में या भीमबेटका की चित्रकला से हमको क्या दिखाई देगा? एक सेकेंड, हमको यहाँ पर हंटिंग सीन,
तब शिकार, फाइटिंग मतलब लड़ाई, डांस मतलब नृत्य, और नृत्य भी कैसा नृत्य, कम्युनल डांस, सामुदायिक नृत्य, लड़ाई, सामुदायिक नृत्य, हंटिंग सीन, ये हमको म्यूजोलिथिक पेंटिंग से दिखाई देंगे। इसका क्या मतलब है कि इसके दो तीन मतलब हो सकते हैं। पहली चीज, इसका अर्थ ये निकाला गया कि ये डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए थे, डे टू डे लाइफ, इंसान जो जी रहा था वो उसको क्या है यहाँ पर उकेरता जा रहा था और बनाता जा रहा था। दूसरी चीज थी कि आगे की जनरेशन को अगली पीढ़ी को शिक्षित करना। कुछ लोगों का मान इसके धार्मिक विश्वास भी हो सकते हैं, क्योंकि हम धार्मिक विश्वासों के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ हिस्टोरियन का या कुछ उत्खननकर्ताओं का मानना है कि इसका कुछ धार्मिक संबंध भी रहा होगा। तो हमको हंटिंग सीन, लड़ाई, नृत्य, सामुदायिक दान, नृत्य, इन सबसे क्या पता चला है कि उनके डे टू डे लाइफ कैसी थी। या कुछ लोगों का मानना था कि ये वो अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षित करना चाहते थे। कुछ लोगों का मानना था कि इससे उनके धार्मिक विश्वास परिलक्षित होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनका सामाजिक जीवन के बारे में हमको पता चलता है कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो ये क्या एक मोटी मोटी सी बात है मध्य पाषाण काल में किस तरीके से मानव रहता था। अब जरा हम इसको समाप्त करेंगे, तो समाप्त किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि हमने बोला कि जलवायु परिवर्तन, गर्म जलवायु मतलब होलोसीन एज, एक तो ये हुआ। दूसरा चेंज क्या हुआ, टूल्स मतलब औजार, औजार में क्या हो गया, माइक्रोलिथ आ गए, माइक्रोलिथ प्लस संयुक्त उपकरण प्लस जैसे तो टूल्स में क्या हुआ कि माइक्रोलिथ, संयुक्त उपकरण, कई छोटे छोटे उपकरणों को मिलाकर के एक बड़ा उपकरण बना, विशेषीकरण हुआ, ठीक, अच्छी क्वालिटी के कार्ड्स का इस्तेमाल, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट। तीसरी चीज क्या है, तकनीक डेवलपमेंट कैसे हुई, तकनीक में क्या चेंजेस आए, तकनीक क्या है, अब सबसे पहली चीज तो आग का आविष्कार हुआ। दूसरी चीज क्या हुई कि मानव को प्रक्षेप का ज्ञान हुआ, मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं आप हैं, मिसाइल तकनीक, अब फेंक करके मार सकता था। साथ ही साथ में और क्या ज्ञान हुआ, तीर कमान, भाले का ज्ञान, ये क्या हुआ, तकनीकी चेंजेस आए। इससे क्या मानव का जीवन आसान हुआ। साथ ही साथ क्या है, अब मानव तेज गति वाले जानवरों का, पक्षियों का शिकार कर सकता था, इसलिए मानव की शिकार करने की क्षमता में या उसकी दक्षता में वृद्धि हुई। ये तकनीकी चेंजेस हुए। चौथा क्या हुआ कि मानव की जो अर्थव्यवस्था है, पशुओं को पालतू बनाया, जिससे कौन सी अर्थव्यवस्था सामने आई, पशुपालन अर्थव्यवस्था, जिसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, पैस्टोरल इकोनॉमी। तो इस तरीके से क्या अर्थव्यवस्था में भी चेंज आएगा। इसी का इम्पैक्ट क्या बना, उनका निवास, निवास कैसा हुआ,
समुदाय में रहने लग गया। समुदाय में जीवन हुआ मतलब ग्रुप में रहने लग गया। अब एकांत जीवन मानव ने छोड़ दिया रहना, या एकांत जीवन धीरे धीरे समाप्त होते लग गया, होना प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ कृत्रिम आवास, कृत्रिम आवास के साक्ष्य मिलेंगे। तो पहली बार कहाँ बनाई? झोपड़ी। ये क्या था? कम समय के लिए आवास था, झोपड़ी। तो एक पहली बार कृत्रिम आवास बनाया, परंतु जीवन अभी भी स्थायी विशेषता नहीं है। स्थायी निवास की, स्थायी निवास झोपड़ी बनाई कुछ समय। इसको क्या बोलेंगे? सेमी सेडेंटरी, अल्पकालिक विश्राम करना प्रारंभ किया। झोपड़ी के जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहला हमने जो आपको साक्ष्य बताया, क्या बताया? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ है? कैसी यहाँ पर झोपड़ी मिली है? गोल या मधुमक्खी के आकार की। इसके अलावा भी आपको कुछ साक्ष्य मिलेंगे जो याद रखने आपको है। या झोपड़ी में झोपड़ी में जीवन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो एक तो चौपानी मांडो हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका बागोर। कहाँ पर है ये? राजस्थान। दूसरा आपका हो जाएगा इसके अलावा आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तीसरा हो जाएगा लांगनाग, लांगनाज। ये कहाँ है आपका? गुजरात में। और चौथा हो जाएगा आपका वीर भानपुर। ये कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है? हमने पहला बताया चौपानी मांडो में आपको झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। उसके अलावा बागोर, आदमगढ़, वीर भानपुर और लांघनाज, ये आपके कुछ जगह है जहाँ पर झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ये तो आपका यहाँ तक हो गया क्लियर। ठीक, तो मानो क्या अब पशुपालन जीवन जीने लग गया, मानो अब स्थायी जीवन की ओर क्या है? संक्रमण प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में हम न्यूलिथिक एज में देखेंगे मानव प्योरली कृषि अर्थव्यवस्था में चला गया, और कृषि के साथ साथ मानव ने क्या सेडेंटरी या स्थायी जीवन प्रारंभ किया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगला चेंज क्या आएगा? पांचवा, निवास। सामाजिक प्रथाओं में हम कह देंगे शवाधान, शवाधान या दफनाना। तो दफनाने की प्रक्रिया प्रारंभ। तो क्या है? समाज के अंदर हम दफनाना मतलब कि समाज के अंदर आप देखेंगे कि एक तरीके का चेंज आया कि अब मानो जो है अंत्य क्रिया करना प्रारंभ करेगा, और आफ्टर लाइफ रिलीजियस धार्मिक विश्वास इमर्ज होंगे। धार्मिक विश्वास, ठीक है, आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट आएगा। साथ ही साथ क्या है? डे टू डे लाइफ में क्या होगा? एक संक्रमण हमको दिखाई देगा। तो ये आपकी मोटी मोटी बात क्या है? मीजोलिथिक एज से संबंधित है। अब हम मीजोलिथिक एज के बारे में जहाँ तक किया, अब हमारे पास जो आखिरी टॉपिक बचेगा वो क्या रहेगा कि हम ये देख ले कि इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं या महत्वपूर्ण जो प्लेसेस हैं क्या क्या है, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिला हुआ है। तो मध्य पाषाण काल, स्थल या
भौगोलिक विस्तार। तो हम फिर से चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हो गया आपका बागोर, राजस्थान। क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्खनन किसने किया है? वीएन मिश्रा। सॉरी, उत्खनन तो वीएन मिश्रा ने किया है। बागोर कहाँ पर है? राजस्थान। क्या इसकी विशेषता है? सबसे बड़ी तो पहली चीज़ है, सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट तरीके से डॉक्यूमेंटेड की हुई मध्यभाषा कालीन स्थल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्या यहाँ पर पशुपालन होता था? शीप मतलब भेड़, बकरी। तो अगर सबसे पहले पूछेगा प्राचीनतम साक्ष्य, प्रश्न में अगर बागोर ऑप्शन दिया हुआ है और दूसरे ऑप्शन नहीं है, जो हम आगे बात डिस्कस बताएंगे आपको, तो आप बागोर लगा कर रहिएगा। अगर सीधे शीप और गोट पूछता है तो आप ऑब्वियसली बागोर ही लगाएंगे, फिर तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरा हो जाएगा आपका लांगनाज। कहाँ है? गुजरात में है। तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर गुजरात की बात आ रही है तो गुजरात और महाराष्ट्र में जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है वो कौन है? एच डी संकालिया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एच डी संकालिया कहाँ से जुड़े हुए हैं? निवासा कल्चर से, प्रवरा घाटी से, जो पहली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। तो अगर आपको ऑप्शन पता है, कोई पर्टिकुलर साइट का नाम पूछा गया और पूछा गया कि इसके उत्खननकर्ता कौन है, अगर आपको क्लियरली पता है कि भाई ये XYZ इंसान है, तब तो इट्स ओके। नहीं पता है तो आप यहाँ पर एच डी संकालिया एक बार अगर ऑप्शन में है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आंसर आपका सही होगा, प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है प्रश्न क्या है, लेकिन इससे आपको ये हो सकता है कि आप एजुकेटेड गेस लगाएंगे, एक लॉजिकल तुक्का कहेंगे जिसको, उसके चांस ज़्यादा होंगे सही होने के। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूँ, तो लांगनाज एच डी संकालिया, बेसिक एच डी संकालिया का जो मेन क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने काम किया है वो क्या? गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया है। कुछ एरिया उन्होंने मध्य प्रदेश में भी काम किया, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात उनके लिए फेवरेट एरिया रहा है। यहाँ पर क्या मिला है? मानव कंकाल का सबसे बड़े अवशेष मिले हैं। सॉरी, मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। साथ में साथ क्या? माइक्रोलिथ मिले हैं यहाँ से। तो माइक्रोलिथ मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक मीसोलिथिक साइट है। ये होगा आपका लांगनाच। तीसरा है आपका आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब इसका उत्खनन किसने किया मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। क्या पशुपालन यहाँ पर किया है? डॉग का। तो अगर प्रश्न आता है, दोनों ऑप्शन दिया जा रहा है, बागोर भी और आदमगढ़ भी, और पूछता है सबसे पहले पशुपालन कहाँ हुआ है, तो आप आदमगढ़ लगा करके आएंगे, खासकर यूपी के एग्जाम में। ठीक है, अगर बागोर और आदमगढ़ दोनों होगा ऑप्शन में तो कुत्ता पहले पाला गया था 10,000 BC आपको बताया, उसके बाद में शीप और गोट का मानव ने पालतू बनाया, तो इसलिए आदमगढ़ पहला ऑप्शन हो जाएगा और बागोर बाद में हो जाएगा। तो बागोर आपके लिए सेकंड हो जाएगा। अगर पूछेगा कहाँ कहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और फिर दोनों ऑप्शन दे देता है, तो आप आदमगढ़ बागोर दोनों लगा देंगे। सिर्फ एक ऑप्शन है, ABCD टाइप क्वेश्चन है और पूछा है सब पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आपका आंसर होगा आदमगढ़। ठीक। अगर पूछता है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं और उसमें ऑप्शन है 1 2 1 2 3 1
तो उसमें बागोर और आदमगढ़ दोनों है, और भी कोई अगर ऑप्शन है जहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों लगा देंगे। और अगर आप पूछता है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं और उसमें आदमगढ़ ऑप्शन है ही नहीं, तो आप बागोर लगाइएगा। अगर बागोर ऑप्शन है और आदमगढ़ ऑप्शन नहीं है तो आप बागोर लगाइएगा। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से पेपर की लैंग्वेज देखनी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो इस तरीके से जाइएगा। हो सकता है अगर आप आरपीएससी एग्जाम देने जाएं तो वहां पर अपनी कल्चर को ऊंचा दिखाने के लिए होता है बागोर को सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मान लें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप देखिएगा बैक ईयर में अगर क्वेश्चन आया उन्होंने दोनों अगर ऑप्शन दिए बागोर और आदमगढ़ तो क्या ऑप्ट किया है उसके हिसाब से ऑप्शन करिएगा। ठीक है, आपके सही आंसर प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ होगा, उसके बाद में बागोर ऑप्शन आएगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आपको क्लियर होना चाहिए ये ऑप्शन। क्वेश्चन में क्लैरिटी बहुत आवश्यक है, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, हमने आपको फिर से बता रहे हैं। भीमबेटका बताने की जरूरत है आपको कहाँ है, उत्खनन करता है इनके, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। वकंकर, ये 2020-21 में यूपीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है। तो वकंकर भीमबेटका, तो एमपी की साइड से अगर मोस्टली आएंगी या नर्मदा वैली की साइड से आएंगी तो चांस होगा वकंकर ने उसका उत्खनन किया हो। तो याद रखिएगा, तो वकंकर कहाँ से संबंधित होंगे, भीमबेटका या नर्मदा वैली की जो भी साइड्स होंगी। क्यों महत्वपूर्ण है ये? शैल चित्रकला के लिए हमने बताया। शैल चित्रकला से रिलेटेड और भी साइट्स हैं, हम आपको आगे जब करेंगे तब हम आपको डिस्कस करेंगे। तो रॉक पेंटिंग्स, तो ज्यादातर चित्र मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं और कुछ आगों के चरणों से संबंधित हैं, हिस्टोरिकल एज से, न्यू चैल्कोलिथिक एज से। ठीक है ना? भीमपेटका एज से क्या आप अपर पेलियोलिथिक एज के भी चित्र मिलेंगे, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो चित्र प्रारंभ होंगे कहाँ से स्टार्ट होंगे, अपर पेलियोलिथिक एज से, लेकिन बहुत ज्यादा चित्र नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम चित्र जो होंगे आपके वो मीजोलिथिक एज के ही होंगे। तो ये चीज क्लियरली रखना, आपको इस क्वेश्चन में इस ट्रैप में फंसना नहीं है। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं। हमने आपसे पहले बताया कि अब ये हो गया आपका यहाँ तक कि अब जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बेलन नदी घाटी। हमने आपको सबसे पहले डिस्कस किया था, प्रतापगढ़ से मिर्जापुर तक फैली हुई है। तो ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। इसमें जो पहली साइड हम पढ़ेंगे वो क्या है, चौपानी मांडू। चौपानी मांडू कहाँ है, सॉरी, किन्होंने इसका उत्खनन किया है, GR शर्मा इसके उत्खनन करता है। क्या मिला यहाँ से है, हमने आपको पहले बताया झोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य। आकार कैसा है, गोल आकार या तो सबसे पहले छत्ते का आकार मिलेगा आपको या गोल आकार। तो झोपड़ी प्रश्न आता है गोल आकार क्या, मधुमक्खी मक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ी आपको कहाँ मिली है, तो चौपानी मांडू। झोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, चौपानी मांडू। क्लियर? एक तो ये हो गया। दूसरा, मध्य पाषाण कालीन, पॉटरी समझते हैं, पॉटरी मतलब होता है मिट्टी के बर्तन।
तो मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा आपको? वो भी आपको चौपानी मांडो से मिलेगा। तो ये हो गया आपकी एक साइट। तो झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य और मध्य पाषाण काल में पॉटरी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलेंगे आपको? चौपानी मांडो से। उसके बाद से जो अगली है वो क्या है? मैदहा एवं दमदमा। दमदमा ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। इसका अध्ययन किसने किया है? जी आर शर्मा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीम। तो जी आर शर्मा मोस्टली क्या बेलन वैली या यूपी से जो संबंधित साइट्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। क्या क्या मिला यहाँ पर है? तो मानव पुरुष और महिला दोनों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य आपको मिलेगा मैदा और दमदमा से। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी? सिलबट्टे का प्रमाण मिला है। तो इसका समय क्या है? मानव को इस समय ये समझ में आ गया था कि वो कुछ ना कुछ पीस करके तोड़ करके खाना शुरू कर दिया था। अधजली हड्डियां। अधजली हड्डियों के साथ मतलब आग का प्रमाण मिला है। और मानव क्या है? खाना पका खाना प्रारंभ कर दिया, ये भी है आग का प्रमाण। तो हमने आपसे बोला कि आग का प्रमाण आपको कब मिलेगा? मध्य पाषाण काल में। फिर क्या है? हड्डियों के आभूषण। जैसे आपको बताया क्या कि हड्डियों के आभूषण कहाँ दफनाए जाते थे? कब्र में। तो हड्डियों के आभूषण मिले हैं कहाँ से? मैदा और दमदमा से। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो दमदमा में याद रखिएगा आप। दमदमा से क्या है? ट्रिपल बरियल। तो ट्रिपल बरियल के लिए आएगा क्वेश्चन कहाँ से मिला है? तो ट्रिपल बरियल। तो ये कहाँ मिला है? मैदहा से मिला है। क्लियर? सॉरी, दमदमा से। और मल्टीपल डबल बरियल ये आपके लिए हो गया। और दमदमा में एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, कि जी आर शर्मा जो रहेंगे आपके ये मैदहा से संबंधित रहेंगे। और दमदमा का जो स्टडी की है वो किसने की है? वी एन पाल प्लस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, वी एन पाल। वी एन पाल ये नाम याद रखिएगा। किससे संबंधित हैं? दमदमा में स्टडी से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक हो गया आपका पानी मांडो, दूसरा हो गया मैदा दमदमा। अब तीसरा आता है आपका सराय नाहर राज। ये सब कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। सब कुछ प्रतापगढ़ में है, सिर्फ एक साइड छोड़ करके चौपानी मांडो। इसकी स्टडी भी किसने की है? जी आर। तो आप इतना याद रखिएगा कि हमने आपको 4 साइट्स बताई हैं उत्तर प्रदेश की या बेलंग घाटी की। चौपानी मांडो जी आर शर्मा, मैदहा जी आर शर्मा, और सराय नाहरराज जी आर शर्मा। सिर्फ एक दमदमा है जिसमें वी एन पाल का नाम याद रखना है आपको। क्लियर? इतनी आप क्लैरिटी रखिएगा, उम्मीद है आप रख पाएंगे।
तो एक ही गड्ढे में काफी लोग एक साथ दफनाए गए हैं। इसका प्रमाण आपको कहाँ से मिलेगा? सायनाहर राज्य से। दूसरा, हिंसक मौत या हत्या का तो इम्पोर्टेंट है ये। हिंसक मौत या हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? सायनाहर राज्य से। कैसे पता चलता है? तो कंकाल में क्या तीर धसा हुआ मिला था, इसलिए। क्लियर? ये समझ में यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं आगे। एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं थोड़ी सी कि मिर्जापुर की जो पहाड़ियाँ हैं, सबसे पहले जो मध्यपाषाण कालीन स्थल का उत्खनन किया गया, ठीक है, वो क्या है? मिर्जापुर की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। तो वीर भानपुर तो हमने आपको बता ही दिया है। वीर भानपुर कहाँ मिले है आपके लिए? वेस्ट बंगाल। इसके अलावा हमने एक और जगह है तिलवारा, ये कहाँ है? राजस्थान में। ये साइट्स अगर आपको याद रहे तो बेहतर है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ठीक है। फिर क्या है? संगनकल्लू। हालांकि अगले चैप्टर में हम मीसोलिथिक न्यूलिथिक में इसको पढ़ेंगे, कर्नाटक में। इसके अलावा क्या है? तेनमलाई, ये कहाँ है? केरल में। एक लास्ट है जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, मुंचलता चिंतामनु गावी। तो एक तो ये है मुंचलता चिंतामनु गावी और गौरी गुंडम। गौरी गुंडम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो हमने कुछ साइट्स है जिनको यहाँ पर कवर कर लिया है, कहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है उसमें एक बागोर है पहला, जब हमने वीएन मिश्रा ने जिसका अध्ययन किया। वीएन मिश्रा इसके उत्खनन करता है। सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मध्यपाषाण कालीन साइट है। दूसरा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। क्या पशुपालन में होता है यहाँ पर? शीप और गोट। दूसरा, लांगनाच। एच डी संकालिया ने इसका अध्ययन किया है। मानव कंकाल के अवशेष मिले और माइक्रोलिथ्स मिले हैं। तीसरा, आदमगढ़। आदमगढ़ में क्या? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। क्या यहाँ पर किसको पालतू बनाया गया? यहाँ पर डक को। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर प्राचीनतम पूछेगा और ऑप्शन 2 देता है आदमगढ़ और बागोर दोनों, तो आप आदमगढ़ ऑप्शन लगाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला, ये क्लैरिटी आपको रखनी है। भीमबेटका, वीएस वाकंकर। हमने आपको पहले बताया कि नर्मदा वैली में जब भी आएंगे, अगर आपको क्लैरिटी पता है कौन थे, किसने पर्टिकुलर साइट का अध्ययन किया, तो आप उनको लगा कर आइए। अगर नहीं है तो आप अगर एक एजुकेटेड गेस लगाएंगे तो वीएस वाकंकर की तरफ जा सकते हैं। ठीक। फिर शैल चित्रकला के लिए फेमस है। मध्यपाषाण कालीन मध्यपाषाण काल के सर्वाधिक चित्र हैं और आगे की फेजेस के हैं, परंतु यहाँ पर चित्रकला कब प्रारंभ हुई है? अपर पेलियोलिथिक या उच्च पुरापाषाण काल में। तो यहाँ की जो चित्रकला उसको ये नहीं कहते उच्च पुरापाषाण काल की, लेकिन प्रारंभ कब से हो रहा है? उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक, तो कुछ चित्र आपको उच्च पुरापाषाण काल के मिलेंगे, मैक्सिमम कहाँ के मिलेंगे? मेसोलिथिक एज के मिलेंगे। फिर बेल नदी घाटी, इसमें क्या? चौपानी मांडो इलाहाबाद में, जी आर शर्मा। ठीक। झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य गोल या मधुमक्खी आकार की। ठीक। मध्यपाषाण कालीन पॉटरी, तो इस समय पॉटरी क्या है?
का इस्तेमाल या प्रारंभ करना, पॉटरी आपको इस समय मानव ने इस्तेमाल में लाना शुरू कर दी थी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमने वहाँ पर कवर नहीं किया था, लेकिन आप समझ लिए पॉटरी का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में शुरू हो जाएगा, लेकिन पहिए का खोज नहीं हुई है। तो अभी क्या हाथों से बनी हुई पॉटरी यूज हो रही है, क्योंकि जो पशु से उत्पादित आहार जो खाद्य पदार्थ होंगे उनको पॉटरी में रखना जरूरी होगा, इसलिए पॉटरी की आवश्यकता होगी। तो इसी समय पॉटरी की भी खोज हुई है मध्यपाषाण काल में। फिर मैदा और दमदमा, मैदा की खोज किसने की? जी आर शर्मा ने। दमदमा की खोज किसने की? वी एन पाल ने। दोनों जगह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लगी रहेगी। यहाँ पर क्या दोनों जगह मिला है? मानव पुरुष महिला दोनों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, सिलबट्टे का प्रमाण मिला है, अधजली हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? उसके अलावा सरायनहार राजसे का भी अध्ययन किसने किया? जी आर शर्मा। जी आर शर्मा मेस्ली किससे जुड़े हुए हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। एक ही गड्ढे में कई लोग एक साथ दफना जाने के साक्ष्य हैं। और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हिंसक मौत या हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? सरायनहार राज से। क्यों है कहा जाता है इसको हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य? क्योंकि जो अभी तक सबसे ज्यादा मिले हुए पुराने कंकालों में सबसे पुराना कंकाल है जिसमें हड्डी, कंकाल की हड्डी में तीर फंसा हुआ मिला है। ठीक, उसके अलावा मिर्जापुर क्या है? मिर्जापुर की पहाड़ियों में सबसे पहले मध्यपाषाणकालीन उत्खनन की शुरुआत की गई। तो सबसे पहला जो उत्खनन मध्यपाषाणकालीन स्थल है जिसका उत्खनन किया गया कौन सा है? मिर्जापुर की पहाड़ियाँ। ठीक, उसके बाद में कुछ और जगह हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसमें क्या है? पहला तो वीरभानपुर जो हमने बताया है झोपड़ी के लिए, कि सबसे पहली झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले, तो उसमें वेस्ट बंगाल हो जाएगा। फिर एक तिलवारा है, कहाँ है? राजस्थान में। संगनकल्लू कर्नाटक में और तेनमलाई केरल में। लास्ट टाइम हमने पेलियोलिथिक एज में पढ़ा था मुछंतला चिंतामनु गावी, तो ये भी कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपको हमने लास्ट टाइम ही बोला था। फिर गौरीगुंडम, गौरीगुंडम एक नया एडिशन है, तो गौरीगुंडम कहाँ मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश में। उम्मीद है आपको क्लास हमारी यहाँ तक समझ में आई होगी। अब अगली क्लास जो हमारी होगी क्लास नंबर 3, वो हम न्यूलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूलिथिक एज पढ़ेंगे और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, और हम जोड़ेंगे तीनों स्टेजेस को कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और न्यूलिथिक एज एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद में जो अगली एज आएगी जिसको बोलेंगे त्राम पाषाणकालीन युग, वो कैसे एक दूसरे से क्या है, एक एवोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। और किस लिए हम इस एज को मीसोलिथिक एज को या मध्य पाषाण काल को संक्रमण का एज कहेंगे? क्या कारण है कि न्यूलिथिक या नवपाषाण काल को एक नवपाषाण कालीन क्रांति कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इसके कारणों की चर्चा करेंगे। फिर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि इसको क्यों नवपाषाण कालीन क्रांति नहीं कहा जाना चाहिए। क्लियर? तो हम ये अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, उसकी डिस्कस करेंगे, और कुछ हम मेंस के क्वेश्चन या जो थीम्स होंगी उस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं मेंस में। तो उम्मीद है आपको हमारी क्लास यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई हो और आपको हमारा लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।